बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ अर्मिला हसन। मैं हूँ इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। आपके नए दिन का आगाज़ हो चुका है बहुत ही हब्स, बहुत ही ह्यूमिड किस्म के मौसम के अंदर, और इसका मूड पे बहुत असर पड़ता है। अलग सुबह जब आप देखें, खिड़की खोलें या घर से बाहर निकले, एकदम वो जो सेक आपको वेलकम करता है ना, उसके बाद से आपका मूड अच्छा खासा ख़राब होने का अंदेशा होता है। और वो लोग बड़े महान हैं जो इतने ख़राब मौसम के अंदर भी अपना मूड अच्छा रखते हैं। जैसे कि हम, जैसे कि somehow हम कह सकते हैं ऑन स्क्रीन वी नेवर नो। यू नो, अभी मेरी अपने कजन से मुलाकात हुई तो उसने मुझसे सवाल किया, कहते सुबह सुबह हंस कैसे लेते हो? That's a question. ऐसे अच्छा जी, आज से मुल्क भर के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का इम्कान है। ये अर्मिला हसन ने मुझे बताया। मैंने इनको कहा कि मैं गूगल से रिकन्फर्म करूंगी। मैंने कहा ये बैकलैश करेगी आपकी स्टोरी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इस बार आप ट्रस्ट कर सकते हैं। आप अगले 24 घंटों तक हम ट्रस्ट करेंगे इनकी स्टोरी पर। ये सिलसिला जिम्मेदार नहीं, 23 जुलाई तक जारी रहेगा। जो महकमा मौसमियात है उसके मुताबिक मानसून हवाएं आज रात से मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों में, खासतौर पर जो बालाई इलाके हैं और वस्ती इलाके में, यानी कि वस्ती में हम हैं और बालाई में इस्लामाबाद, पेशावर, नॉर्थ के एरियाज भी आ जाते हैं, तो दाखिल होंगी और बारिशों का सबब बनेगी। ये अर्मिला की स्टोरी है। नहीं जी, महकमा मौसमियात की स्टोरी है। मैंने नहीं कहा। कराची, ठट्टा, हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में 20 से 22 जुलाई के दौरान वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश का इम्कान है। इसके अलावा थर पारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, सक्खर, लाड़काना, जैकबाद और उसमें भी बारिश मुतवक्के है। महकमा मौसमियात ये कहता है कि जी शहर कायद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री तक रहने का इम्कान है। सो लेट्स होप जी कि 35 डिग्री लॉट ह्यूमिड है ना उस वजह से। लेकिन चलिए जी, होप फॉर द बेस्ट कि आज बारिशों का क्या मामला होता है। आज रात से पेशगोई है महकमा मौसमियात की, मेरी नहीं, गूगल भी यही कह रहा है। लेट्स सी कि बारिशें होती हैं कि नहीं होती। लेकिन इसके साथ साथ सियासत के हवाले से जो दर्जा हरारत है वो कहाँ तक पहुंचा है, ये हम आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर में। जी देखिए, ओके सो बड़ी खबर में वही खबर है, इलेक्शन से पहले सियासी दर्जा हरारत कहाँ तक है, जोड़ तोड़ कैसा है, इसी पे हमने थोड़ी बात करनी है जी। सियासी मंजरनामे में होने वाली 2-3 अहम तब्दीलियां हैं या 2-3 अहम पॉइंट्स हैं जिसको आप कह सकते हैं कि हम डिस्कस करते हैं। 9 मई तो आपको याद ही होगा, एक बुरा दिन था पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर। तहरीक इंसाफ में इसके बाद 9 मई के बाद उन्होंने तोड़फोड़ 9 मई को की, फिर उसके बाद उनकी अपनी तोड़फोड़ अभी जारी तहरीक इंसाफ के अंदर। मरदमशुमारी को लेकर इलेक्शन 1 साल तक मुलतवी होने के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं, ऐसे बयानात आ रहे हैं सामने। और इंतखाबी इस्लाहात का मामला भी मजीद तवालत पकड़ रहा है। जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इसने इंतखाबी इस्लाहात की मुतअद्दिद शिकों पर तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया है। और इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ कई टुकड़ों में तकसीम होती नजर आती है और इस वतन से कई नई जमातें जन्म ले रही हैं, छोटी छोटी और तहरीक इंसाफें निकल रही हैं। कोई और नाम है उनका, जहांगीर तरीन के बाजी जनाब नाजरीन और हाजरीन परवेज खटक साहब ने भी अपनी अलग जमात बना ली है। उन्होंने कहा जी कि पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के नाम से पार्टी का उन्होंने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है, जबकि साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने भी इसी नई जमात का हिस्सा बनने के लिए जो के लिए ख्वाहिश का इज़हार किया, बन गए हैं। और ये भी दावा किया जा रहा है कि तकरीबन 60 अरकान असम्बली इस जमात में शामिल हैं। असल तहरीक इंसाफ जो असल वाली है, उसने अपनी नई जमातों की तश्कील पर शदीद और सख्त रद्द-ए-अमल दिया और कहा है कि नई जमातें जो हैं ये सावन के घास की तरह उग रही हैं। वाह वाह वाह, जी वाह, क्या बात है। अच्छा, ये इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर तो पीटीआई इस फार्मूले पे अमल करेगी कि बच्चे 2 ही अच्छे, तो फिर तो ठीक है, क्योंकि अभी ये बच्चे 2 ही, अभी एक तरीके इस्तेकाम है और पार्लियामेंटेरियंस है ना।
अभी बच्चे दो ही अच्छे, अगर इसके ऊपर फैमिली बड़ा खानदान खुशहाल घराना टाइप कुछ लोगों इनका होगा तो फिर ये खानदान फिर फैमिली प्लानिंग वालों को इंटरवीन करना पड़ेगा और फैमिली प्लानिंग वाले वैसे इंटरवीन कर रहे हैं तभी तो ये हो रहा है। हाँ, तो इस वक्त जो पार्लियामेंटेरियंस हैं इनके हवाले से भी सवालात हैं और इस्तेहकाम पार्टी के हवाले से भी, क्या ये दोनों जमातें अपना वो इम्पैक्ट लेकर आ पाएंगी। KPK के अंदर 50 से ज्यादा इलेक्टेबल्स हैं ऑन अ सीरियस नोट जो कि इस जमात में शामिल हुए हैं। तो कहा यह जा रहा है कि अगर इलेक्टेबल्स को लोग वोट देते हैं, अगर लोग कन्वेंशनल पॉलिटिक्स की जानिब जाते हैं तो फिर डेफिनेटली बहुत बड़ा नुकसान तहरीक इंसाफ को होगा। इन केस इफ तहरीक इंसाफ स्टिल स्टेज इन द गेम, अगर उसके ऊपर कुछ ऐसे चार्जेस नहीं लग जाते या वो इलेक्शन प्रोसेस से ही बाहर नहीं हो जाती। इसके अलावा इलेक्शन से पहले जो मरदमशुमारी का मामला है इस पर नया तनाज़ा खड़ा हो रहा है। गुज़िश्ता रोज़ जो नून लीग के रहनुमा है उन्होंने ऐलान किया कि नई मरदमशुमारी के तहत जो हल्का बंदियाँ हुई हैं इसके लिए इसको हमें देखना पड़ेगा, इलेक्शन 3 माह में कराने हैं, इसलिए पुरानी मरदमशुमारी के तहत आइंदा इलेक्शन कराया जाएगा, क्योंकि अगर नहीं कराएंगे तो ऑलमोस्ट आपको ज्यादा वक्त चाहिए इसके लिए। तो इस सारी टेक्निकलिटीज पे भी हमने बात करनी है, इम्पैक्ट पे भी बात करनी है और साथ ये भी कि मामला किस जानिब जाता नजर आता है। दूसरी जानिब जो अमीनुल हक साहब हैं उन्होंने MKM की तरफ से यहाँ तक कह दिया कि जो कराची का हक है वो हम नहीं मारने देंगे और ये हल्का बंदियाँ बड़ा सीरियस मैटर है। मरदमशुमारी को लेकर भी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं मुख्तलिफ जमातों के उसके साथ रिलेटेड है ये हल्का बंदी। ऐसी में बात करेंगे। अहमद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच अहमद महबूब साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। अहमद बिलाल महबूब साहब, चूंकि अभी हम ये सारी सूरत हाल पे बात कर रहे थे और ये हल्का बंदियों का जो मामला है इलेक्शन के हवाले से नून लीग और प्राइम मिनिस्टर खुद भी असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से इंदिया दे चुकी है और उसके बाद अब मुख्तलिफ जमातों के मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, MQM हो, उनका यही कहना है कि जी हल्का बंदियाँ होंगी और जो नई पुरानी मरदमशुमारी के तहत ये लोग कह रहे हैं इलेक्शन का, आप किस तरह से सूरत हाल को देखते हैं? क्या पुरानी मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूं कि आपने जिस तरह से आगाज किया था प्रोग्राम का इतने खुशगवार अंदाज में कि मेरे जैसे खुश्क आदमी को भी आपने खुशगवार बनाने पे That's so kind of you, sir. Thank you very much. अब जरा ये थोड़ा सा कम खुशगवार मौजू की तरफ आते हैं। यस, देखिए ये कानूनी और आईनी मामला भी है। इस वक्त नई मरदमशुमारी तो हो चुकी है, उसके नतायज अगरचे अभी अनाउंस नहीं हुए और राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला ने कह दिया है कि इसके हम नतायज अभी डिक्लेयर नहीं करेंगे क्योंकि उसके ऊपर बहुत से इख्तलाफात हैं। लेकिन अगर ये डिक्लेयर हो भी जाए तो भी ये हल्का बंदियाँ नई मरदमशुमारी के मुताबिक इसलिए नहीं हो सकती तो उसके लिए एक आइनी तरमीम की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, हमारे आइन के अंदर एक आर्टिकल है 51(3), उसमें एक टेबल सा बना हुआ है, उसके अंदर हर सूबे की जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं उनकी तादाद दी हुई है, वो आबादी के हिसाब से है। जब नया सेंसस होता है तो फिर आबादी चूंकि घट जाती है, कहीं कहीं बढ़ जाती है, तो फिर सूबों की तादाद असम्बली की मेंबरशिप की वो कम और ज़्यादा हो जाती है, तो उसके लिए आइनी तरमीम की ज़रूरत पेश आती है। तो आइनी तरमीम इस वक्त हो ही नहीं सकती क्योंकि हमारे पास कौमी असम्बली के अंदर जो टोटल तादाद है वही 2/3 नहीं है, तो 2/3 तो लाजमी चाहिए होता है इलेक्शन किसी आइनी तरमीम के लिए। तो इसलिए ये मजबूरी है कि कुछ पार्टियां खा इसको बुरा भी बनाएंगी, MKM उसको हक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल हिच है जिसकी वजह से ये 2017 के अंदर जो हमारी सेंसस हुई थी और उसके बाद जो आपकी डिमार्केशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज हुई थी उस मुताबिक ही ये इलेक्शन होगा। लेकिन अब अगर ये ऐसा होता है अहमद बिलाल महबूब साहब, तो फिर तो कल भी हमने बात की थी कि जो आबादी का तनासुब है, जो वसाइल की तकसीम है उसके मुताबिक होती है और ये जमहूरियत का बुनियादी उसूल भी है किसी भी मुल्क के अंदर। इनफैक्ट अब तो इसमें कोई ये रह नहीं गया कि थर्ड वर्ल्ड है या डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो फिर हम अगर नई हल्का बंदियाँ या नई सेंसस के मुताबिक नहीं जाते, और आपको मुझसे बेहतर पता है कि हमने सेंसस ही कितने अरसे के बाद की है, फिर सेंसस के ऊपर इटसेल्फ बड़े सवाल उठ गए, कराची की आबादी, पिंडी की आबादी, तो क्या एक्सेप्टेबल होगा फिर ये इलेक्शन? मैं सिर्फ पाकिस्तान में या पाकिस्तान के अंदर आप जैसे इदारों की या दानिश्वरों की बात नहीं कर रहा, मैं दुनिया भर के दानिश्वरों की भी बात करूँ या इदारों की, क्या उनके लिए एक्सेप्टेबल होगा ये इलेक्शन? वुड वी कॉल इट द रियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क तो सिर्फ इतना होगा ना
कि किसी सूबे के अंदर अगर नशिस्तें 2 या 4 बढ़नी थी वो नहीं बढ़ पाएंगी, कहीं कम होनी थी वो नहीं कम होंगी, अदरवाइज तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो वसाइल की तकसीम की आपने बात की है, देखिए जो वोटर्स हैं वो तो वही होंगे जो आज 20 जुलाई की तारीख तक जो रजिस्टर हो जाएंगे। वोटर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो उनको वोट डालने का मौका नहीं मिलेगा। वोट डालने का मौका जो भी 18 साल के हो जाएंगे 20 जुलाई तक उनको वोट डालने का हक होगा। लेकिन ये जो इस वक्त सूरत हाल है ये बाद में बदल सकती है। कौमी असम्बली जब नई इलेक्ट होगी तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए या तादाद बदल देगी और फिर उस वक्त ये जो वसाइल की तकसीम है वो 2023 के बाद किसी भी वक्त वो सूबों को नई मर्दमशुमारी के मुताबिक होनी शुरू हो सकती है। तो इसलिए कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा इंतखाबात को फ्री एंड फेयर बनाने में। ठीक है। दूसरा ये भी है कि इस वक्त जिस तरह की बातें हो रही हैं, खासतौर पे जो दो बड़ी जमातें हैं, आप चूंकि इलेक्टोरल प्रोसेस को भी समझते हैं और फिर इन जमातों के जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है या पॉलिटिकल कल्चर भी मैं कह सकता हूं उसको भी आप समझते हैं। एक तो एक मुकर्रर मुद्दत से पहले असेंबली खत्म हो और जो वक्त है वो थोड़ा ज्यादा हो इंतखाबात में, और एक कैन वक्त के ऊपर हो जैसे पीपल्स पार्टी का मानना है और अगले 60 दिन के अंदर इंतखाबात हो जाए। इन दोनों में से ज्यादा डुएबल आपको क्या नजर आता है और ज्यादा मुअस्सर क्या नजर आता है आपको डेमोक्रेसी के लिए? देखिए डूएबल तो दोनों ही हैं, क्योंकि मेरा ख्याल इलेक्शन कमीशन तो 60 दिन के अंदर इलेक्शन कराने के लिए तैयार है, उसकी तैयारियां मुकम्मल है। लेकिन जो सियासी फैसला है वो वजीर आजम को करना है। ये उनकी सवाबदीद है कि वो कौमी असम्बली को अगर कबल वक्त तहलील करना चाहें तो ये उनकी प्रोरोगेटिव है कि कब वो करना चाहते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नवाज को ये ज्यादा सूट करेगा कि वो 90 दिन का ऑप्शन इख्तियार करें, इसलिए कि गालिबन मियां नवाज शरीफ साहब को भी वापस आना है और आने के बाद वो शायद कैंपेन को लीड करेंगे। तो ये सारे इंतजामात उनके लिए जो कानूनी तौर पे करने वाले हैं वो गालिबन 90 दिन के मुद्दत पे ज्यादा प्रैक्टिकली हो पाएंगे। तो मुझे ऐसे लगता है कि 90 दिन की ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक हो गया, 90 दिन के ऑप्शन पे जाएंगे। दूसरी जानिब से ये जो अभी नई दो जमातों के आने का मामला है जिसमें पार्लियामेंटेरियंस की एक जो जमात है और उसके अलावा इस्तेहकाम पार्टी है, ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ की जो पार्टिसिपेशन है सिलेक्शन में उसके सिनेरियो तो हम सबके सामने बड़ा वाजे है। ऐसे में नई पार्टियों का आना जिसमें तहरीक इंसाफ के ही लोग हों जो अब उनका ज़ाहिर हिस्सा नहीं है, क्या वोट बैंक को नुकसान पहुंचेगा या जो इनका वोट बैंक है वो इतना इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएगा या टफ कंपटीशन दे पाएगा? हाउ डू यू सी सच सिचुएशन? ये जो पार्टियां दो बनी हैं ये असल में प्रैग्मेटिक किस्म के पॉलिटिशियंस पे मुश्तमिल ये पार्टियां हैं। ये सियासतदान हैं जो उनमें से कुछ तो इलेक्टेबल्स हैं सो कॉल्ड, जो अपने अपने हलकों में किसी सियासी जमात की बहुत बड़ी मदद के बगैर भी अपना इलेक्शन जीत सकते हैं। तो एक तो ये लोग हैं और इनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता होता, पार्टी कभी एक पार्टी कभी दूसरी पार्टी, उसमें ये मुंतकिल होते रहते हैं। तो अब सूरत यह है कि ये जो पार्टियां बनी हैं इनको इस बात का शायद एहसास है कि पीटीआई गालिबन अगले इलेक्शन में उस तरह से मौसर तौर पर इलेक्शन में हिस्सा न ले पाए और उसके जो कायद हैं, उसके जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, वो खुद भी इस खदशे का इजहार कर चुके हैं कि शायद वो गिरफ्तार हो जाए तो वो इलेक्शन कैंपेन भी नहीं चला पाएंगे। तो इसके पेश नज़र ये जो अमलियत पसंद लोग हैं इन्होंने यही सोचा है कि हम लोगों ने तो अपनी सियासत करनी है, तो इसलिए उसके लिए उनके लिए पास नया प्लेटफॉर्म की जरूरत थी, उन्होंने नए प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिए हैं। पीटीआई का वोट बैंक उससे मुतासर तो होगा यकीनन, क्योंकि ये लोग भी अपने साथ अपने वोट लेके आए थे पीटीआई में। अगरचे पीटीआई का जो स्टार है वो तो इमरान खान ही है, लेकिन बाकी लोग भी बहरहाल चाहिए होते हैं पार्टी को। तो कुछ वोट बैंक पे असर पड़ेगा नेगेटिव, लेकिन कितना असर पड़ेगा ये अब देखने वाली बात है। अगले 2-3 महीने में जो कैंपेन चलेगी उसमें किस रुख पे जाती नजर आएगी सियासत, इसको जरा देखना पड़ेगा से आने वाले दिनों। तो ये भी दूसरी जानिब है, एक तरफ तो हम वोट बैंक की तब्दीली की बात करें, दूसरी जानिब हमेशा पाकिस्तान का एक अहमद बिलाल महबूब साहब मसला रहा है कि पाकिस्तान में खास तौर पे 99 तक हमने देखा, जो 96 से 99 के बीच तक की असम्बली थी वो तगड़ी असम्बली थी, लेकिन वो भी अपनी मुद्दत उसने पूरी नहीं की। इसके अलावा जो 2013 से 18 के दरमियान नून लीग की सीटें थी वो भी बड़ी तगड़ी थी, लेकिन समहाउ हुकूमत हिल गई जब नवाज शरीफ वजीर
वज़ीर आज़म नहीं रहे। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है एक सॉलिड गवर्नमेंट का होना जो सॉलिड डिसीजंस ले सके, पॉलिसी बना सके और फिर आगे एक रोड मैप दे सके, जिसकी पाकिस्तान को अशद ज़रूरत है मौजूदा हालात में। आने वाले इंतखाबात के बाद क्या आपको फिर एक हंग किस्म का सेटअप ही बनता या बनाया जाता नजर आता है, या आपको लगता है कि नहीं इस बार शायद हमें या जिन्होंने भरना है कड़वा घूंट भरना पड़ेगा, कोई ऐसी सॉलिड गवर्नमेंट लानी पड़ेगी जो अगले 5 या 10 साल के लिए एक रोड मैप दे? इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बहुत सॉलिड गवर्नमेंट ना भी आए तो कम से कम अगर वर्किंग मेजॉरिटी वो खुद कर ले या अपनी कोलिशन बना ले तो कम से कम उसके पास 5 साल का मैंडेट तो होगा। मौजूदा हुकूमत जो है ये तो 15 महीने की हुकूमत थी, ये कोई लॉन्ग टर्म फैसले भी नहीं कर सकती थी। अगरचे उन्होंने बहुत से नाखुशगवार फैसले किए हैं अपने पॉलिटिकल कैपिटल को रिस्क पे डाल के। 97 में आखिरी दफा 2/3 मेजॉरिटी के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने हुकूमत बनाई थी। लेकिन अगर सिंपल मेजॉरिटी भी हासिल हो जाए तो भी मैं समझता हूँ बहुत स्टेबल गवर्नमेंट होगी और बहुत ज़रूरी होगा कि वो एक स्टेबल गवर्नमेंट कौमी इंटरेस्ट में वो 5 साल चले और फैसले करे और किसी को पसे पर्दा ऐसी हुकूमतों को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए जो माजी में होती रही है। वैसे तो हुकूमतें अपना गुजारा खुद से कर लेती हैं, लेकिन जो पीछे से कोशिशें होती है ना हुकूमतों को डिस्टेबलाइज करने की, तो बाज़ औक़ात प्रॉब्लम बन जाती है। वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। अच्छा अहमद बिलाल महमूद साहब, जिस तरह से अभी आपने इस हुकूमत के हवाले से भी बात की और जाहिर है अभी इलेक्शन कैंपेन का भी आगाज़ होगा, जो हम बाकायदा तौर पे इन्फ्लेशन देख रहे हैं, दीगर मामला देख रहे हैं, जब कैंपेन चलती हैं तो एक पार्टी अपना बयानिया बनाती है और उस बयानिए के तहत वो अपने वोटर्स के लिए कुछ अच्छी चीज़ें या कुछ बुरी चीज़ों को लेकर चलती है। सो हाउ डू यू सी कि इस कैंपेन के अंदर इन पार्टीज़ का इस IMF मुआहदे के अलावा और क्या बयानिया होगा, क्योंकि महंगाई भी उसी तरह से बरकरार है, दीगर मसाइल भी उसी तरह से बरकरार हैं। अवाम में इनकी पॉपुलैरिटी आपको लगता है कि उस तरह से है अभी भी या होगी इस कैंपेन के अंदर? ये तो देखने वाली बात है, लेकिन मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नवाज का बयानिया तो उस डेवलपमेंट की बुनियाद पे वो बनाएंगे जो उन्होंने अपने पिछले टेन्योर्स में की है। इस टेन्योर में तो कोई ऐसी बड़ी डेवलपमेंट सिवाय IMF की डील करा लेने के, और ये भी बहुत बड़ी बात थी, पाकिस्तान दिवालिया होने वाला था तो शहबाज शरीफ साहब की मुस्तकिल परसिस्टेंस से, जबकि हमारे वजीर खजाना तो तकरीबन मायूस थे, सभी लोग मायूस थे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने खुद पर्सनली बार बार इस बात को परसिस्ट किया और बिलाखिर एक मुआहदा करने में कामयाब हो गए। तो ये वो पेश कर सकते हैं, लेकिन गालिबन वो बयानिया उनका वो डेवलपमेंट होगी जो उन्होंने साबका अदवार में की है। सही है। पे वो इलेक्शन लड़ेंगे, अब अवाम उसको कितना कबूल करेंगे ये की बात है। अवाम की तो बिलाल साहब वो है ना कि एक सितम और मेरी जान अभी जान बाकी है, अवाम का तो ये हाल है। तो चले सर, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया और अपना तज्जिया हमारे सामने रखा। अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसको लेकर एक्सपर्ट हैं और समझते हैं पाकिस्तान की सियासत को भी, अपनी राय हमारे सामने उन्होंने रखी। इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, हमें रात गए एक बहुत ही अफसोसनाक खबर मिली, वो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तारिक फजल चौधरी साहब के हवाले से थी, जिनके जवां उम्र साहबजादे ट्रैफिक हादसे में 7th एवेन्यू पे जाँ बहक हो गए। उनकी कुछ वीडियोस भी उस वक्त आई सामने। हमजा तारिक इनका नाम है, उनकी गाड़ी को हादसा पेश आया, वो एक डाले के अंदर थे और शायद ओवर स्पीडिंग ही वजह लग रही है अरमला, लेकिन ये उलट गया। और यूजुअली ये जो ब्रांड है गाड़ी का ये उलटता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि उनका इंतकाल हो गया। और कुछ वीडियोस हमने देखा जिसमें लोग वहाँ पे उनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद देते नजर आए, लेकिन वो जांबर ना हो सके। तारिक फजल चौधरी साहब कैपिटल डेवलपमेंट के मिनिस्टर रहे हैं, नून लीग के बहुत पुराने रहनुमा हैं, वर्कर हैं और बड़ी उनकी खिदमात हैं और डॉक्टर हैं प्रोफेशन के हिसाब से, और इस्लामाबाद की बहुत इन्फ्लुएंशियल शख्सियत हैं खास तौर पे। तो आज जो तेज रफ्तारी ही बता रहे हैं इमरान, इस हादसे की वजह और तेज रफ्तारी की वजह से गाड़ी खंबे से टकराई, जिसके नतीजे में उलट गई और वो मौके पे ही उनके जो साहबजादे हैं वो जाँ बहक हो गए। अनफॉर्चुनेटली बड़ा ही अफसोसनाक वाकया है ये। इससे पहले कमरुज़्ज़मान काहिरा साहब का जो साहबजादे थे वो भी इसी तरह से उनकी गाड़ी को, रुबीना सादत कायम खानी साहिबा के साहबजादे, वो भी इस्लामाबाद ये कराची के जो सीव्यू रोड है वहाँ पे उनके साथ भी ऐसा ही हादसा पेश आया था। तो ये जो ओवर स्पीडिंग है ये कोई भी करे, कहीं पे भी करे, इट थ्रिल्स बट इट किल्स। तो अल्लाह जितना भी जो ख़ानदान है उसके लिए हमारी सब्र की दुआ है, अल्लाह उनको सब्र दे। बहुत बड़ा सानिया है, बहुत बड़ा नुकसान है यकीनी तौर पे ख़ानदान के लिए, और जिस किसी के साथ भी ये होता है सिर्फ उसी को मालूम है। तो डॉक्टर साहब के साथ हमारा इज़हार ताज़ियत भी है और अल्लाह गरीक़ रहमत करे उनके साहबजादे को। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। वक्त हुआ चाहता है आपकी मुलाकात एक और एक्सप्रेसो हीरो से करवाने का। हुंजा से ताल्लुक़ रखने वाली 16 साहिबा लाइबा मीर 16 साल हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान और हुंजा से बाहर MMA की सबसे कम उम्र फाइटर हैं और कौमी इंटरवर्सिटी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में IMAOC और तुर्की की जो लाइट वेट वर्ल्ड चैंपियनशिप है वो भी अपने नाम कर चुकी हैं 2022 के अंदर। इस वक्त लाइबा के हवाले से आपको बताएं कि वो हीरो तो हमारी हैं, स्टार हैं, लेकिन एज यूजुअल हमारे बहुत सारे एथलीट्स प्लेयर्स की तरह लाइबा को स्पॉन्सर की तलाश है। स्पॉन्सर नहीं है इनके पास, जॉर्जिया नहीं जा पाई इस वजह से, फर्दर मुकाबले नहीं कर पा रही हैं। इनका टैलेंट बहुत कमाल है और मतलब इनके पास सपोर्ट नहीं है। लुक एट हर, जब आप देखेंगे कैसी वाइब्रेंट हमारी एक यंग एथलीट है, लेकिन किस किस्म के चैलेंज का शिकार। और ये कोई पहले प्लेयर नहीं है, इस तरह के कई प्लेयर्स स्पोर्ट्समैन हमारे पास आते हैं जिनको इस तरह के चैलेंजेस होते हैं। लाइबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। लाइबा, थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। लाइबा, आप इतनी यंग एज में माशाल्लाह यू हैव अचीव्ड अ लॉट। अपने इस मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के सफ़र के हवाले से हमें बताएं, ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुआ? और चूंकि आप हुंजा से हैं तो हुंजा में तो वैसे ही बड़ा टैलेंट है इस तरह का, तो अपना ज़रा जर्नी हमारे देखने वालों के साथ शेयर करें। जी मेरा नाम लाइबा मीर है और मेरा ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से है। मैं 16 साल की हूँ और मैंने अपने मार्शल आर्ट्स की जर्नी जो है वो 11 साल की उम्र से शुरू किया था। तब से मैं मार्शल आर्ट्स करती हुई आ रही हूँ और अभी मैं 16 साल की हूँ। मैंने पाकिस्तान में बहुत सारे मैचेस खेले हैं और फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं पाकिस्तान को इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करने अबू धाबी जा रही हूँ। IMMAF जो एक इंटरनेशनल इवेंट है उसमें मैं परफॉर्म करने जा रही हूँ। लवली। तो इस इवेंट के लिए तैयारी कैसी है लाइबा आपकी, और ये कब होने वाला है? ये अभी नेक्स्ट मंथ के 2 से 5 तारीख तक ये इवेंट होने वाला है। और अगर आप ये तैयारी की बात करें तो मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, अपनी ट्रेनिंग पे पूरी तरीके से फोकस कर रही हूँ जितना मुझसे हो रहा है, और इससे भी ज़्यादा भी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना बेस्ट देकर आऊँ और अपने कंट्री को प्राउड फील करवाऊँ। चलें, वैसे तो हमने आपके हवाले से कुछ बताया, लेकिन आई बिलीव कि हम बहुत क्लैरिटी से नहीं बता पाए। मैं अगर ये कहूँ आपसे, लाइबा आप अपने बारे में हमें खुद बताइए, आपने क्या अचीव किया है, सिंस व्हेन हैव यू स्टार्टेड, और कौन कौन से ऐसी अचीवमेंट्स हैं या टाइटल्स हैं जो आप हमें हमारे देखने वालों को बताना चाहेंगे अब तक आप कर चुकी हैं? जी मैंने अभी तक सिर्फ पाकिस्तान में खेला है, मैंने इंटरनेशनली नहीं खेला है। मैंने सिंध को रिप्रेजेंट किया था और NFT में, और मैं सिल्वर मेडल ले चुकी हूँ और मैंने और भी फाइट्स किए हैं, लेकिन अभी मैं पहली बार इंटरनेशनली खेलने जा रही हूँ। और मेरी जर्नी जो है 11 साल से स्टार्ट हुई थी और तब से लेकर अभी तक मैं इस स्पोर्ट्स में जो है इन्वॉल्व हूँ और अभी तक कर रही हूँ मैं। अच्छा, तो लाइबा आप ट्रेनिंग कहाँ पे करती हैं? आपके कोच कौन हैं? अब कहाँ, कितना टाइम आपकी ट्रेनिंग और किस तरह की ट्रेनिंग होती है? मेरे कोच जो हैं वो मेरे भाई हैं। तो मैं जब 11 साल की थी तो उन्होंने मुझे ट्रेनिंग स्टार्ट करवाई और ट्रेनिंग जो है मैंने बिल्कुल घर से स्टार्ट की है। हमारे पास कोई बिल्कुल प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पे हम जाके अपनी प्रॉपर ट्रेनिंग कर सकें, तो भाई ने मुझे बिल्कुल घर से ही स्टार्ट करवाया। फिर स्ट्रीट से फिर हम केजेस तक पहुँचे। अभी तक जो हमने किया है हमने खुद किया है और मेरे कोच मेरे भाई हैं और वही मुझे ट्रेन करते हैं और अभी तक ट्रेन करते हुए आए हैं। और अगर आप मेरी ट्रेनिंग की बात करें तो मेरी ट्रेनिंग जो है वो 2 से 3 घंटे होती है दिन में, क्योंकि मेरा कॉलेज भी था, मेरी पढ़ाई भी थी, तो इस वजह से मैं इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाई। लेकिन अगर कोई प्रॉपर टाइम की बात करें तो मेरी 2 से 3 घंटे की ट्रेनिंग होती है। लाइबा, यूजुअली जो हमारे साइड पे हम जैसे, मैं खुद को भी इस माशरे का हिस्सा ही समझता हूँ, भाई वो तो कहते हैं बहनों को घर बैठो पढ़ने भी नहीं देते, बहुत सारे भाई तो खेलना तो दूर की बात है। आपके भाई न सिर्फ आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको कोच कर रहे हैं, तो ये तो बड़ी ज़बरदस्त भाई हैं आपके। कभी आपके भाई को नहीं लगा कि नहीं उनकी बहन को घर बैठना चाहिए, कैसे जाएगी बाहर, खेलेगी, लोग देखेंगे, फाइटर बनेगी, ऐसी कोई टैबूज का शिकार क्यों नहीं हुए आपके भाई? नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो खुद भी एक फाइटर हैं, तो उन्हें मुझे पता है वो बहुत समझने वाले हैं और वैसे वो बहुत एजुकेटेड भी हैं, तो फिर उन्हें पता है कि उन्होंने कभी ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई। और अगर मेरे पेरेंट्स की बात करें तो फिर उनका भी यही ख्याल है, तो कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं फेस हुई है। लवली। अल्लाह ऐसे पेरेंट्स और ऐसे भाई सब लड़कियों को दे जो इतना इनकरेज भी करें, उनको इतना अचीव करने के लिए मोटिवेट भी करें। अच्छा लाइबा, अभी हमने इंट्रो में अपने बात की थी स्पॉन्सर्स को लेकर। आपने अभी तक जो फाइट्स की, आप पहली दफ़ा इंटरनेशनली जा रही हैं किसी भी फाइट के अंदर हिस्सा लेने, आप स्पॉन्सर्स का क्या मसला है? क्यों आप अभी तक आपको कोई इस तरह का स्पॉन्सर नहीं मिला, जबकि आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा अचीव किया है अपने इस करियर में जो आपका 11 to 16 इयर्स वाला है?
स्पॉन्सर्स की बात करें तो बहुत मुश्किल होता है स्पॉन्सर्स मिलना, और अभी तक जितने भी इवेंट्स हुए हैं, जितने भी इवेंट्स में मैंने पार्टिसिपेट किया है, वो सब हमने अपने सेल्फ पे किया है। तो स्पॉन्सर्स का बहुत बड़ा मसला होता है, और अभी तक बहुत सारी ऐसी फाइट्स है जो तो ये जो अभी आप जा रही हैं, ये भी आप अपने ओन पर जा रही हैं? जी, हम सेल्फ पे जा रहे हैं, अभी तक स्पॉन्सर का कुछ भी नहीं पता हमें। तो लाइबा और बहुत सारी कितना ऐसी इवेंट्स होती हैं जिसमें हमें स्पॉन्सर नहीं, जी 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 बात कीजिए। बहुत सारी इवेंट्स ऐसी होती हैं जिसमें हमें स्पॉन्सर नहीं मिलते हैं, तो फिर हमें नहीं जाना पड़ता है। पिछले 2 महीनों में एक जॉर्जिया का इवेंट भी था जिसमें मुझे जाना था, लेकिन स्पॉन्सर नहीं होने की वजह से मतलब इवेंट के 1-2 हफ्ते पहले मुझे इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करना पड़ा। माय गुडनेस। और अगर आप जाती तो कितना खर्चा आता उस इवेंट पे? कितना था एस्टिमेट आपके माइंड में या आपकी टीम का? आई वुड से खर्चा थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब 5 to 7 lakhs आई वुड से। 5 to 7 लाख ज़्यादा नहीं होता है एक एथलीट के लिए दुनिया भर के अंदर। हमारी मईशत को देखते हुए या हमारे साहिब इख्तियार के जहनों को देखते हुए ज़्यादा है, क्योंकि उनके जहन बहुत छोटे हैं। जितना बड़ा काम आप लोग करते हैं उसके लिए इट्स नथिंग। Exactly. और आई बिलीव कि आपके साथ कोई भी कॉर्पोरेट ब्रांड है उसको खड़ा होना चाहिए। अगर कोई हमें सुन रहा है, खास तौर पे इतने हम ज़्यादा अपने लोग प्लेटफॉर्म से भी हैं, कर रियल रहे स्टेट हैं। के इतने ज़्यादा लोग हैं और वो कर भी रहे हैं, फिर हमारी दीगर महकमे हैं वो बड़ा सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान आर्मी बड़ा सपोर्ट आर्मी करती है, तो, और जो दीगर डोमेस्टिक प्लेयर्स के साथ डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड हैं वो बड़ा हेल्प करते हैं। तो आपके साथ भी डेफिनेटली किसी न किसी ऐसे डिपार्टमेंट को, हाँ, कॉर्पोरेट सेक्टर को प्लीज आप इस तरह के एथलीट्स को सपोर्ट करें। आप लोगों के लिए 7-8 लाख ये कोई इतनी ह्यूज अमाउंट नहीं है। एक एथलीट के लिए उसका करियर बन जाएगा अगर वो इंटरनेशनली जाके पाकिस्तान और वो उससे कहीं ज्यादा बिजनेस आपको दिलाएगा, जाहिर बात है, पूरी दुनिया के अंदर आपको। लाइबा, एक तो हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है और हम उम्मीद करते हैं, वंस अगेन आई रिपीट जी, जो भी हमें देख रहे हैं, यू कैन स्प्रेड दिस वर्ड लाइबा, और लाइबा जैसी जितनी भी हमारी हीरोज हैं, आप इनके साथ खड़े हों, या आपका झंडा पहने, पाकिस्तान का झंडा पहने, या आपका कंट्रीब्यूशन होगा मुल्क के लिए कि आपकी वजह से एक एथलीट पाकिस्तान का नाम रोशन करे। लाइबा, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? रिसेंटली तो आप कह रही हैं आप अबू धाबी जा रही हैं, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट इंटरनेशनल इवेंट। आगे क्या प्लान्स हैं आपके फर्दर? जी, आगे मैं इस स्पोर्ट्स को एज अ प्रोफेशन लेना चाहती हूँ, और मैं इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जितना मुझसे हो सके मैं इस स्पोर्ट्स में आगे जाऊँ। और इसके लिए मुझे बहुत स्पॉन्सर्स की नीड होगी, जो कि बहुत ज़रूरी है। मेरी जैसी बहुत सारी फाइटर्स हैं, अगर आप हमारे नॉर्थ से बात करें, एक मैं कुछ फाइटर्स को जानती हूँ जिनमें एक सुमेरा है, शगुफ्ता है, रूहान परी, जो कि मेरी जैसी हैं, बहुत अच्छी फाइटर्स हैं। वो मतलब पाकिस्तान को एक इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा सकती हैं, लेकिन एक वजह है कि जिनको स्पॉन्सर्स नहीं मिलने की वजह से वो अपने प्लेटफॉर्म्स तक नहीं पहुँच पाती हैं। और आई वुड से उनको स्पॉन्सर्स मिलनी चाहिए, हमें मिलनी चाहिए, हमें प्लेटफॉर्म्स मिलने चाहिए ताकि हम अपने टैलेंट को दिखा सकें। बिल्कुल। और हमें आप लोगों पे, एक तो मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूं कि आपने अपने साथियों का नाम लिया, उनको आपने याद रखा, आप एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो, और दूसरा ये है कि देयर इज नो डाउट कि ये होना चाहिए जो आप कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच लाइबा फॉर जॉइनिंग अस, और आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेस आपके नेक्स्ट कंपटीशन के लिए। अल्लाह करे आप उसमें जीत के आएँ, और हमारे प्लेटफॉर्म से जो हमने रिक्वेस्ट की है कि आपको स्पॉन्सर्स भी मिले, विल रियली अप्रिशिएट कि अगर आप लाइबा जैसी बहुत सारी बच्चियाँ जो इस तरह का काम कर रही हैं उनको अप्रिशिएट करें, उनको आगे बढ़ने में हेल्प भी करें। बिल्कुल। इससे पहले कि हम ब्रेक ले, वी हैव अ स्टोरी टू शेयर। बाबी डॉल का नाम तो दुनिया भर में बच्चों को मालूम है। अब इस पर एक फिल्म भी रिलीज हो रही है, और इस हवाले से जो बाबी लैंड है उसको तामीर किया गया है। ये बाबी लैंड उस गुड़िया के मशहूर ड्रीम हाउस को मद्देनजर रखकर तैयार किया गया है। अक्सर हमारी छोटी बच्चे कहते हैं ना ड्रीम हाउस चाहिए, तो दिस इज दैट काइंड ऑफ ड्रीम हाउस। अच्छा, आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर आपको हर तरफ बाबी डॉल के फिल्टर्स, उनकी पिक्चर्स, उनकी वीडियोस, उनके अटायर्स, इवन इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर्स, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट दिस बाबी डॉल। तो बेसिकली ये बाबी डॉल एक फिल्म है जो कि आ रही है 21 जुलाई को, और इस थीम को मद्देनजर रखते हुए दुनिया भर में इसको ड्रीम हाउसेस को लेकर और इसकी सोशल मीडिया कैंपेन को लेकर बहुत ज्यादा काम भी किया जा रहा है। और पिंक पेंट की किल्लत हो गई थी इसके। जो डायरेक्टर कहते हैं, यस, वो कहते हैं कि इसके मुताबिक जो बारबी की फिल्म है, इसके नतीजे में दुनिया भर में पिंक पेंट कम हो गया था। ये इसकी कुछ तस्वीर हैं। 170 से पाकिस्तान का भी कोई एक वर्जन जी, और 170 से ज्यादा ड्रीम हाउसेस बने हैं, इसमें मुख्तलिफ नमूने शामिल हैं। और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत से बाबी ड्रीम हाउस का तस्वुराती वर्जन बनाया गया है, इस फहरिस्त में से चंद पसंदीदा जो बाबी हाउसेस है उसका इंतखाब किया गया है। ये नमूने मकामी रवायात, अलामतों और तर्ज जिंदगी की भी अक्कासी करते हैं। ये पाकिस्तान का देखें आप। और वाओ, इन ममालिक में यूएई है, तुर्किया है, उसके अलावा सऊदी अरब है, कतर है, इटली है, इंडिया है, चाइना है, एंड वन एंड ओनली पाकिस्तान भी है। सो 21 जुलाई को फिल्म रिलीज हो रही है जी, एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ ट्रीट फॉर द बाबी डॉल लवर्स आउट देयर, और बड़ा एंजॉय करेंगे लोग, आई बिलीव। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे और अब आपको हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसी आर्टिस्ट जिनके फनकारी ने धूम मचाई हुई है, ट्रेंडिंग पर छाया हुआ है। और अगर मैं इनकी बात करूं तो बहुत ही कम उम्र में इन्होंने बहुत ही छोटे टाइम स्पेन में बड़ा नाम कमाया सिंगिंग की फील्ड में। तो हमारे साथ मौजूद हैं नन अदर देन आइमा बेग। अस्सलाम वालेकुम आइमा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं? मैं फिटफाट जबरदस्त। मुझे ये बताएं, जब कोई गाना ट्रेंडिंग में जाता है तो आर्टिस्ट को कैसा फील होता है बेसिकली? बहुत मज़ा आता है। नहीं, आई एम बीइंग ऑनेस्ट, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की होती है गाने पे। और अच्छा, एक आर्टिस्ट का, मुझे नहीं पता सारे आर्टिस्ट का क्या सीन है, पर मेरा सीन ये है कि मुझे ये नहीं फर्क पड़ा होता कि मैं दिख कैसी रही हूँ या लोग मेरे दिखने के बारे में क्या कह रहे हैं। मुझे ये होता है कि वो आवाज़ के बारे में या गाने के बारे में क्या कह रहे हैं। अच्छा, फिलहाल तो अभी तक मुझे अच्छे ही कॉमेंट्स और पॉजिटिव वाइब्स भी आ रही हैं हर तरफ से। हम बात करते हैं उस आइमा की जो स्कूल की असेंबली में परफॉर्म करने से घबराती थी, काफी शाय हुआ करती थी। आई वॉज अ शाई चाइल्ड, आई वॉज ऑलवेज अ शाई किड। और अगर मैं अब भी कहूँ कि हाँ मैं बहुत बड़ी इंट्रोवर्ट हूँ, आई नो कि लोग इस पे शायद इतना यकीन ना करें, लेकिन आई एम लाइक द बिगेस्ट इंट्रोवर्ट। अच्छा, सिंगर इंट्रोवर्ट होते हैं? सिंगर ज्यादातर इंट्रोवर्ट होते हैं, लेकिन ये कि मेरी अम्मी ने मुझे सुना था गाते हुए। एक्चुअली मेरी इंस्पिरेशन जिसे मैं कहूँगी ना, वो मेरी अम्मी और मेरे अब्बा दोनों हैं। अब्बा जी का बैक देन उनका अपना एक बैंड होता था जिसमें वो जी ही यूज्ड टू बी अ वोकलिस्ट एंड ही यूज्ड टू प्ले एज वेल। लेकिन अब्बा जी, क्योंकि मेरे जो दादा थे वो आई थिंक मैकेनिकल इंजीनियर थे और वो चाहते थे कि मेरे अब्बा जी जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही बने, तो उन्होंने उनको नहीं परस्यू करने दिया। अब्बा जी नहीं चाहते थे कि आइमा भी इसी फील्ड में? हाँ, अब्बा जी नहीं चाहते थे कि मैं भी करूँ, क्योंकि उन्होंने अपने अब्बा जी की रवायत लेके आनी थी। और मैंने कहा कि नहीं करना है मैंने, लेकिन उनको खुद भी शौक था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आई कैन सी माई सेल्फ इन यू। अम्मी जब मुझे बेबी चेयर पे बिठा के जाती थी मेरे लिए खाना बनाने, तो किचन में मेरा व्यू ये होता था कि मैं सोफा पे बैठी होती थी और सामने अम्मी की एबा का गाना लगा के, मामा मियाँ बाय द वे वो उनका फेवरेट गाना था मामा मियाँ, वो लगा के खुद हल्का सा गा रही होती थी। शी यूज्ड टू लाइक मूव अ लिटिल बिट और खाना बना रही होती थी। तो मेरा जो, अगर कोई मेरे से पूछे कि व्हाट्स योर फर्स्ट मेमोरी, दिस कम्स इनटू माय माइंड कि ये मेरी पहली मेमोरी है। मैं अपनी अम्मी को मेरे लिए खाना बनाते हुए देख रही हूँ एंड देन चेंजिंग द ट्रैक्स, एबा, कभी एल्विस, कभी ये कभी वो। जबरदस्त। अच्छा आइमा को कब ये चीज़ रियलाइज हुई कि यार मैं गा सकती हूँ और अच्छा गा सकती हूँ? वो मोमेंट वो मुझे अभी तक रियलाइज नहीं हुआ। अभी तक नहीं हुआ? नहीं, आई एम नेवर गोना से दैट आई एम द बेस्ट सिंगर इन द वर्ल्ड, आई एम नॉट। ठीक है। अच्छा आइमा, यूनिवर्सिटी लाइफ की अगर हम बात करें तो आपने यूनिवर्सिटी लाइफ के दौरान एक कॉल सेंटर में जॉब की थी, और वो कैसा एक्सपीरियंस है? वो वजह क्या थी, मतलब वजह क्या जॉब करना? मैं बताती हूँ वजह क्या थी। क्योंकि मेरी अम्मी मुझे 3000 से ऊपर नहीं देती थी। मेरी जो फ्रेंड्स थी एंड ऑल दैट, उनको ये सेम मसले सबको नहीं थे, कुछ को थे, कुछ को नहीं थे, ज्यादातर को नहीं थे। तो मैंने कहा यार लाइक आई कैन नॉट जस्ट शेयर, बट आई वाज ऑलवेज अ रियली गुड राइटर। ओके। तो मैं पहले आर्टिकल्स भी लिखती थी ऑनलाइन एंड देन आई यूज्ड टू गेट पेड इन पाउंड्स। मैंने अपनी अम्मा को बोला कि अम्मा जी ये कॉल सेंटर है, मैं मुझे इधर काम करने दें, मेरी टाइमिंग्स कभी क्लैश नहीं करें, क्योंकि जब यूएस में दिन होता है तो हमारे यहाँ रात होती है और रात उनका दिन। तो मैंने कहा सुबह की मेरी वैसी टाइमिंग्स क्लैश नहीं होंगी, तो मुझे काम करने दें। पहले तो उन्होंने कहा नहीं, जब उन्होंने कहा जाओ, बहुत शौक हो रहा है, जाके इंटरव्यू दो, मुझे नहीं लगता तुम सेलेक्ट होगी, एंड आई गॉट सिलेक्टेड। वाओ। अच्छा आइमा, अब हम आते हैं फनकारी पे। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट सॉन्ग है, ऐसे ही है? तो इस चैप्टर में कितने मजीद सॉन्ग होने वाले हैं? सो आई एम डन विद 8 songs for now, okay. but I'm not sure कि मैं 8 के 8 जो वो एक ही एल्बम में रिलीज करके निकाल दूँ, because I want each and every single song to have its own, क्या कहते हैं उसे, टाइम अपना, you know। अच्छा, फनकारी में मैसेज क्या है बेसिकली? मेंटल हेल्थ इश्यूज, बिकॉज पीपल थिंक कि हमारे यहाँ एक जो सोच है कि ओ जब तक हाथ नहीं लगा दिया तो हरासमेंट का मतलब ठीक है, तब तक तो हरास तो नहीं किया ना। वो आप कहेंगे, आप जब किसी को जाकर कह रहे हो कि ओ आई बिन हरास, वो कहेंगे क्या हुआ आपके साथ, क्या हो गई, आई जस्ट बिन हरास, वो एक्सट्रीम पे पहुंच जाते हैं। कहेंगे वो कहाँ हाथ लगाया, कहेंगे हाथ लगाना जरूरी नहीं है। यू कैन हरास समबडी जस्ट बाय लुकिंग एट देम, यू कैन हरास अ पर्सन विदाउट इवन saying a word and without even touching the person। तो वीडियो में देखेंगे उसको मैसेजेस भी लड़के को आ रहे हैं, वो देख भी रही है मैसेजेस को कि अच्छा उसको आ रहे हैं, लेकिन वो कोई उसको उस टाइम पे कुछ नहीं बोल रही, लेकिन शी इज जस्ट गिविंग आउट अ वेरी साइकोटिक एक एक्सप्रेशन दे रही है वो। सो शी टेक्स अ वेरी क्रेजी डिसीजन एंड
और वो शी किल्स समबडी। अच्छा, अगर आयमा से मैं पूछूं कि आयमा अपनी चीज़ें, पर्सनल चीज़ें किससे डिस्कस करती है? My sisters, I share my brother, I share कोमल of course। आयमा ने किस किस के साथ फनकारी की है जिंदगी में? क्योंकि ऐसा हो तो सकता नहीं है कि आयमा ने कभी फनकारी ना की हो। अब मुझे अक्सर मेरे दोस्त फिल्म कहते हैं, फिल्म इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी कभी हमने कहीं प्लान बनाया होता है जाने का, तो मैं मेन टाइम पे कहती हूँ यार वो ना पैर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, अच्छा, वो 24 घंटे की फिल्म तो नहीं कहते? एग्जैक्टली वो वाली है, वो वाली मुझे कहते हैं। अच्छा आयमा, बहुत हिट पे हिट आपने प्लेबैक सॉन्ग्स किए, तो उसके बाद कैफी का गाना आपने सिलेक्ट किया जी, उसको आपने कवर किया जी, उसकी क्या वजह थी? क्योंकि उन दिनों आई वाज गोइंग थ्रू अ फेज और कैफी का ये गाना प्ले हो गया। मैंने कहा कैफी ने तो सारी वो बातें की है जो कि लाइक आई रियली वांट टू टॉक अबाउट इट, सो मैंने गाना कवर कर दिया। अब कैफी हिमसेल्फ इज एन अमेजिंग आर्टिस्ट। अच्छा आयमा, तब आप जानती थी कैफी है कौन, कहाँ से ताल्लुक रखता है? नहीं, मुझे एक्चुअली कुछ नहीं पता था, बट मैंने पता करवाया सब कुछ, फिर मैंने कैफी को खुद कांटेक्ट किया। आयमा के लिए क्या जरूरी है, फेम जरूरी है या पैसा जरूरी है? आई थिंक आई वुड गो फॉर मनी। मनी? या चलो यही से फेम, क्योंकि बहुत लाइक आई एम नॉट वो बहुत फेम मिल गया ये वो, बट फेम थोड़ा मुझे फेम से डर लगता है। तो आयमा, कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो सिर्फ पैसे के लिए दिल नहीं था बिल्कुल भी करने का? बहुत है। बेतहाशा। आयमा, क्या आप अभी भी बिरयानी लवर हैं? क्योंकि मैंने आपके एक शो में सुना था कि अगर मुझे 10 प्लेटें बिरयानी की भी खिला दें तो मैं खा लूंगी। अभी बिल्कुल, लेकिन अब उसमें एक ऐड हो गई है, एडिशन हुआ एक डिश का, वो है कढ़ाई। बिरयानी बनानी आती है वैसे? मुझे सब बनाना आता है, मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। अगर मैं मेरा गाने में सीन ना चलता, कुछ भी ना होता, तो आई वुड हैव बीन अ शेफ। सोशल मीडिया जो है उसमें अक्सर ऐसा होता है कि पर्सनल चीजें लोगों की बाहर निकल आती हैं, कंट्रोवर्सीज बनती हैं। इस चीज को किस तरह से देखती हैं, किस तरह से हैंडल करती हैं जब कोई कंट्रोवर्सी निकल के बाहर आ जाती है? गलती हमेशा आपकी भी होती है। मैं अगर अपने आप को लूँ, why did I share? Why did I overshare? किसी ने मेरे गन तो नहीं रखी हुई थी कि शेयर करो, and then I was not thinking about the future and I was not thinking about any other consequences. Can you please sing फनकारी? फनकारी हुई बहुत सारी, मैं ना समझ पाई तेरी समझदारी। जबरदस्त। Thank you so much Aima for your time. Man, of course. It's nice meeting you. Thank you so much. It's always a pleasure having you. नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा और एंड में मैं बस आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने ज़िंदगी में किसी के साथ भी फनकारी लगाई है तो बेहतर ये है कि जाके अपने मामलात को सेट कर लें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक। बात कर लेते हैं अब कुछ क्रिकेट के हवाले से। गॉल टेस्ट में पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर कल आपने देखा फ्लॉप हो गया, लेकिन फिर भी थोड़ी सी इज्जत रह गई हमारी। हमें लगा कहीं मतलब बिल्कुल ही लुढ़क ना जाए। महमूद हक साहब सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए। अब्दुल्ला शफीक 19, शान मसूद 39 कंपैरेटिवली बेटर। बाबर आजम सिर्फ 13 रन पे आउट हो गए। सरफराज अहमद 17 रन बना सके और अब्दुल्ला शफीक ने 24वीं इनिंग्स में अपने 1000 रन भी मुकम्मल किए, जबकि सरफराज अहमद साहब 8 रन बना पाए। पाकिस्तान की जानिब से 3000 रन बनाने वाले पहले विकेट कीपर बैटर भी बने कल सरफराज साहब, और सऊद 61 रन बनाकर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। मजमूई तौर पर स्कोर हमारा 221 तक पहुंचा। 90 रन हमारे बाकी थे कि हम पहली इनिंग के स्कोर को चेस करते। जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है इस वक्त, उसके मुताबिक आपको बताएं कि आज अलग सुबह कुछ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया, तो मैच अभी शुरू हुआ है। हमें बताया गया कि अभी टीम्स आई हैं ग्राउंड में और मैच दोबारा शुरू। दूसरी जानिब जी, आईसीसी का जो फाइनेंशियल और डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है वो मंजूर हो गया है, जिसके मुताबिक पीसीबी फाइनेंशियल मॉडल के 4 सरफहरिस्त मुल्कों में शामिल हो गया है और इसलिए पिछले मॉडल से दुगना रकम जो है वो मिला करेगी। आईसीसी के बोर्ड और कमेटी के इजलास में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वफद ने भी शिरकत की, जिसमें आईसीसी के इवेंट्स में मर्द और ख़वातीन टीम्स के लिए मसावी जो कहने इक्वल इनामी रकम है। और आईसीसी का फाइनेंशियल और डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल जो आपको पता है 2024 से 27 तक है, इसके कवायदो ज़वाबित में तरमीम के हवाले से और टेस्ट क्रिकेट में ओवर रेट के कवायद में तब्दीली के अलावा दीगर जो टॉपिक्स हैं वो भी ज़ेर बहस आए थे। इस सूरत हाल पे भी और इस वक्त जो गोल टेस्ट की सूरत हाल है उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ कौन है? हमारे साथ नदीर मिर्जा इकबाल बेग साहब मौजूद है, ऑल द वे लाइव फ्रॉम द सिटी ऑफ लाइट्स, जहाँ पे लाइट अक्सर जाती रहती है, बारिश का पानी भी खड़ा रहता है, लेकिन क्रिकेट का तजिया जवान रहता है बिकॉज बेग साहब इज देयर। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? लॉन्ग टाइम। सुबह बखैर इमरान और मजा आपको भी, और यकीनन मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बड़े अरसे के बाद आपसे बात हो रही। बिल्कुल आपने सही कहा, लाइट भी जा रही है, बारिश का पानी भी जमा है। मेयर कराची जो है नालों की सफाई में मसरूफ है, वीडियो बना के डालने, लेकिन हालात जो है
वो जूं के तू ही है जो कि तो ही हालात। चल रहे हैं। हाँ। मेरे साहब सबसे पहले तो गॉल टेस्ट को भी थोड़ा सा बारिश मुतासिर करिए, लेकिन मैं सबसे पहले कमेंट आपका लूंगा हमारी बैटिंग के हवाले से। कल पहले तो हम ये चाह रहे थे कि हम 300 से कम पे श्रीलंकन जो कि कंपैरेटिवली जूनियर साइड है, हमारा पेस अटैक इवन फेक बॉलिंग अटैक हमारा बड़ा अच्छा है, लेकिन हमने 300 प्लस बनवा दिए और फिर कल टॉप ऑर्डर चला भी नहीं। क्या कमेंट है आपका इसके ऊपर? देखिए इमरान, हम श्रीलंका के मुकाबले में हमारी स्पिन बॉलिंग कमजोर नजर आती है। अगरचे अबरार अहमद ने 3 विकेटें हासिल की, लेकिन नुमान अली इतने इंप्रेसिव नहीं रहे। उनके बरक्स आप उनके प्रभात जयसूर्या को देखें कि वो हमेशा मुश्किल डालते हैं। पिछली सीरीज में उन्होंने 17 विकेटें ली थी पाकिस्तान के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों में, और कल उन्होंने 3 विकेटें ली। तो हमारा जो बॉलिंग अटैक है, हमारे फास्ट बॉलर्स तो अच्छे हैं, लेकिन हमारे जो सिलेक्शन कमेटी है या हमारी टीम मैनेजमेंट है उसको सोचना होगा कि आपके पास अच्छे क्वालिटी स्पिनर्स नहीं आ रहे। सईद अजमल के जाने के बाद कोई क्वालिटी स्पिनर नहीं आया। आप कभी नवाज को खिलाते हैं, कभी नुमान अली को खिलाते हैं, कभी साजिद खान को खिलाते हैं, आपके पास कोई ऐसा रेगुलर स्पिनर नहीं है। तो उसकी वजह से हमें सफर करना पड़ा, और श्रीलंका ने देखे कम बैक किया, वरना 53 for 4 थे उनके, और फिर उसके बाद वो कहां से 312 बना गए। पाकिस्तान के जहां तक टॉप ऑर्डर की आपने बात की कि इमामुल हक एक रैश स्ट्रोक खेलकर आउट हुए, और जिस तरह पाकिस्तान की बैटिंग है, सरफराज अहमद ने कल आपने बताया 3000 रन भी मुकम्मल किए। लेकिन कल एक चीज जो खास देखने में आई इमरान, वो ये थी कि पाकिस्तानी बैट्समैन बॉब डाउन नहीं हुए और अटैकिंग क्रिकेट खेलते रहे। एक मरहले पर 20 ओवर्स में पाकिस्तान का स्कोर 100 रन था, ऐसा लग रहा था वनडे क्रिकेट खेल रहे। और जो स्ट्रेटेजी इन्होंने प्लान की थी श्रीलंकन स्पिनर्स के खिलाफ कि स्वीप शॉट खेलना है, अग्रेशन रखना है, दिखाना है, तो शान मसूद ने भी अग्रेशन दिखाया, तो सर ये और सरफराज ने भी स्वीप शॉट खेले। हाजी साहब को क्या हुआ कल? हाजी साहब तो 13 पे आउट हो गए, हाजी बाबर। हाँ, थोड़े सा आउट ऑफ टच। बिल्कुल, हाजी साहब जो है स्पिन पे जरा सा, हाजी बाबर आदम जो थे स्पिन पे थोड़ा सा वो फंस गए। लेकिन तवक्को रखे, इस वक्त दुनिया के टॉप के बैट्समैन है, एक आध इनिंग्स तो खराब जाती है। हम लोग चाहते हैं हर मैच में सेंचुरी, डबल सेंचुरी स्कोर करें, आपकी वो बात तारीख में सुनहरी अल्फाज में लिखी जाएगी कि बाबर वो बहनों का इकलौता भाई है जिस पे सारी जिम्मेदारी है, और कल भी जिम्मेदारी बाबर पे समझी थी इन्होंने। लेकिन वही बात है कि बाबर हर दफा तो परफॉर्म नहीं कर सकते, बाकी लोगों पे भी तो जिम्मेदारी आती है। कल बकिया भाइयों को जो है एहसास आ गया, मेरे ख्याल में एहसास हो गया उन्हें, और उन्होंने कहा कि ये अकेला क्यों पूरा घर चला रहा है, हम भी इससे हिस्सा डालें। और सऊद शकील और आगा सलमान ने कल हिस्सा डाला है। शान मसूद ने भी अच्छी बैटिंग की है, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा अरमला कि हम बाबर पर बहुत ज्यादा ओवर रिलाय करते हैं, जिसकी वजह से वो भी थोड़ा अंडर प्रेशर होता है। तो बाकियों का भी काम है, बाकी भी अच्छे खासे पैसे ले रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट खेलने के। घर से खेलने ही आते हैं, खेला करें। अपना बल्ला और अपनी गेंद लेकर आए तब वो रन बनाए। क्या याद करा दिया आपने। अच्छा मिर्जा साहब, अब क्या पिक्चर बन रही है इस टेस्ट की? एक तो क्या ये फैसला कुन होगा आपको लगता है, और दूसरा अब पाकिस्तान को कैसा खेल खेलना चाहिए? पहली इनिंग्स तो ऑलमोस्ट अब इख्तिताम की जाने भी जा रही है, आप क्या पिक्चर देख रहे हैं इस मैच की? देखिए इमरान, गुज़िश्ता जो 10 टेस्ट मैचेस हुए गॉल्फ में तमाम के तमाम फैसला कुन साबित हुए। 6 श्रीलंका जीता है, 4 हारा है। तो इसका मतलब, और बारिश वहां बड़ा मैच को इंटरप्ट करती है, लेकिन मैच का नतीजा बरामद हो जाता है। तो तवक्को यही है, नतीजा बरामद होगा। अभी भी जब पाकिस्तान ने इनिंग शुरू कर रहा था आज, तो पाकिस्तान 91 रन पीछे था श्रीलंका के स्कोर से। और पाकिस्तान को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आखिरी इनिंग्स, 4th इनिंग्स पाकिस्तान को खेलनी है। जब विकेट थोड़ा सा खराब होगा, गेंद ब्रेक होगा, अनइवन बाउंस होगा, तो पाकिस्तानी बैट्समैनों के लिए, 10 भाइयों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी फिर पाकिस्तान के लिए खेलना। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को जो है ना, वो कुछ कोशिश करनी चाहिए कि श्रीलंका के 312 रन के नजदीक जाए, ताकि इवनली पॉइज मैच हो। और फिर सेकेंड इनिंग्स में श्रीलंकन टीम पर अटैक करें। शाहिन शाह अफरीदी ने क्या बॉलिंग की, मैं समझा कल उसके जो गेंद लग गई थी प्रभात मेंडिस की गर्दन पे, मैं समझा वो चला गया, और शाहिन शाह अफरीदी ने एक तीर से 2 शिकार कर लिए, क्योंकि प्रभात जयसूर्या मेन बॉलर है। लेकिन आप उसकी हिम्मत को दाद दें कि गेंद लगने के बावजूद उसने बैटिंग भी की और बॉलिंग भी बड़ी अच्छी की। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मिल साहब, दूसरी जानब ये खबर भी तो आई है कि आईसीसी का जो फाइनेंशियल और डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है ये मंजूर हुआ है। किस तरह से देखते हैं आप हाल को? पाकिस्तान भी स्टार टॉप 4 में आ गया है इस फेहरिस्त में, और अच्छा एक इनिशिएटिव या कह लें अच्छी एक डेवलपमेंट ज्यादा आएंगे, ज्यादा डेवलपमेंट है, पैसा ही पैसा आएगा। हाँ, पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोने की चिड़िया है, लेकिन अब उस सोने की चिड़िया पर एक और लेयर लग जाएगी, इतना पैसा आ जाएगा पाकिस्तान।
और आप देखें पहले भी यही था कि जब जो 3 बड़े थे क्रिकेट के, जिनको कहा जाता है कि क्रिकेट में उनकी गुंडागर्दी है, भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, वो 3 बड़े अभी भी उस टॉप पे है। और फिर उसके बाद चौथे नंबर पर पाकिस्तान आया, तो इसका मतलब है कि उन्होंने इस बात को एग्री किया है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जो कमर्शियल वैल्यू है वो पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा है। शायद इसीलिए पाकिस्तान को 10-12 ममालिक में चौथे नंबर पे रखा है। अल्लाह करे, क्योंकि ज़का अशरफ तो भी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन है, कोई परमानेंट चेयरमैन। इतने बड़ों में हम वो वाला छोटा तो नहीं हो जाएंगे, छोटे जाओ चाय ले आओ वाला छोटा, वो वाला छोटा नहीं, वो छोटा बड़ा जैसे कहना चाहिए एरोगेंट भी है। अगर चाय वाय मंगाई तो छोटा आके भी दिखा सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। ये बात बहुत आला, ये ऐसा छोटा होना चाहिए इंसान को ना। ठीक है, हमारे पास टाइम है अभी बस, आई डोंट नो। ओके 2 मिनट है हमारे पास। अच्छा चलिए जी मेरे साहब, अब 2 मिनट हमारे पास रह गए हैं। हमने चूंकि इसकी बात की, मजमूई तौर पर पाकिस्तान के पास बड़ा कम टाइम है वर्ल्ड कप की और आगे जो बड़े इवेंट्स एशिया कप की तैयारी के लिए, और मैं तो इस इवेंट को भी उसका एक हिस्सा ही समझता हूँ, क्योंकि टेस्ट है लेकिन बहरहाल क्रिकेट तो हो रही है ना। हमारे जो प्लेयर्स है वो काम कर रहे हैं। तो ये जो प्लेइंग 11 है जी, इसमें से आप कौन से लोग फाइनल प्लेइंग 11 में जाता देख रहे हैं? और हमने जो एक बैटिंग सेटअप या लाइनअप बनाया था, आप इससे मुतमईन हैं जिस तरह की कारकर्दगी रही है पहली इनिंग्स में? बिल्कुल, हमारी बैटिंग बिल्कुल बेहतर है, क्योंकि फिलहाल भी सेंचुरी बना चुके हैं। और टेस्ट क्रिकेट में अभी श्रीलंका न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने 2 टेस्ट मैचेस की 1 सेंचुरी बनाई, 3 मिस सेंचुरियां बनाई। हमारी बैटिंग लाइनअप सही है। असल हमारे लिए जो कंसर्न की बात है वो हमारी स्पिन बॉलिंग है। अगर हमारी स्पिन बॉलिंग बेहतर हो जाए तो यकीनन पाकिस्तान जो है अच्छा परफॉर्म कर सकता है। डिपेंड करता है लीड पर इमरान, कि पहली इनिंग्स में पाकिस्तान के खिलाफ आया श्रीलंका लीड लेता है या फिर पाकिस्तान जो है वो लीड कंसीड करता है या पाकिस्तान बराबर करता है। तो उस सूरत में मैच बड़ा इंटरेस्टिंग है, इवनली पॉइज्ड है। आज तीसरा दिन है और यहाँ पर मैच का नतीजा जरूर बरामद होगा, चाहे बारिश कितनी मदाखलत क्यों न कर ले। ओके ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। आपने साथ साथ थोड़ा सा हमें महकमा मौसमियात का भी टच दिया। द सीनियर एनालिस्ट, हम इन्हें क्रिकेट का डॉक्टर कहते हैं, मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि अपना तजिया दे रहे थे। उन्होंने कहा जी बारिश जितना डिस्टर्ब करे, बड़ी अच्छी बात बताई कि गॉल के अंदर फैसला हुआ है 10 मैचों का। सो ये भी मैच फैसला को नजर आता है मिर्जा इकबाल बेग साहब को। हमारी पाकिस्तान के लिए बेस्ट विशेस हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, देखते रहिए एक्सप्रेसो। स्पेस के बारे में बात करते हैं और बच्चों में ये जो स्पेस साइंसेज है इसका शौक कैसे पैदा किया जाए, आज के सेगमेंट में इसी बारे में बात हो रही है, आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं खलाक के उस पार। खलाक के उस पार में हमारी बात हो रही है बच्चों के हवाले से, कि बजाय इसके कि बच्चे जो हैं वो मोबाइल के ऊपर अजीब व गरीब गेम्स खेलते हैं और वक्त ज़ाया करते हैं, आँखों का नुकसान करते हैं, तो उससे बेहतर नहीं है कि उनको कोई ऐसा रिसोर्स दिया जाए जिससे अगर वो आधा घंटा भी उन्होंने गेम खेली है तो हमें मालूम हो कि आधा घंटा अगर वो गेम खेली है तो एक्चुअली उन्होंने ये आधा घंटा पढ़ाई में सर्व किया। ये हमारा बुनियादी मकसद होना चाहिए। और क्या ये रिसोर्सेज अवेलेबल हैं? बेतहाशा अवेलेबल है। हमारी बात हो रही है खलाक उस पार स्पेस साइंस के हवाले से। स्पेस साइंस के हवाले से बच्चों के अंदर कैसे शौक़ पैदा करना है। ये शौक़ तब पैदा होगा जब स्पेस के हवाले से हमारी जो तालीम है वो बहुत म्यारी होगी। बदकिस्मती से हमारी निसाबी के कुतब जो हैं वो कत्तन उस तरह उस म्यार की नहीं है। हम ऑर्बिट्स जो तख़य्युल में लाते हैं वो गोल लाते हैं कि जैसे किसी ऑब्जेक्ट के गिर्द, और हमारी वो तस्वीरें आपको मालूम है कि निसाबी कुतुब में ऐसी होती है, जो कि गलत है। ये तमाम चीज़ें जब तक आप तख़य्युल में नहीं लाते, वो तख़य्युल में लाना बड़ा मुश्किल है, बड़ों के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि रिलेटिव मोशन है और उस रिलेटिव मोशन की वजह से हर चीज़ मोशन में है। किस तरीके से हमारी कोई स्पेस क्राफ्ट जो है वो कैसे मार्स पे पहुंचती है, इसके लिए जो ट्रैजेक्टरी बनती है उसको समझना बड़ों के लिए बहुत मुश्किल है। चाहिए जाए कि हम बच्चों से एक्सपेक्ट करें कि इतना कम्प्लेक्स जो हमारी खला है या स्पेस है, इसको वो समझें सिर्फ निसाबी कुतब की मदद से, ये बहुत मुश्किल है। इसके लिए ये जो रिसोर्स मैं आपको अभी आपसे शेयर करने जा रहा हूँ ये बहुत ही मुआविन है और बहुत ही कारआमद है। और ये जो रिसोर्स है ये है बुनियादी तौर पे spaceplace.nasa.gov, या आप गूगल कर सकते हैं स्पेस प्लेस। सो spaceplace.nasa.gov नासा की वेबसाइट का हिस्सा है। इस पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको गेम्स मिलेंगी, यहाँ पे आपको कागज़ से किसी भी चीज़ को बनाने की बहुत सारी ऐसा क्राफ्ट मिलेगा जिससे बच्चे जो हैं वो कागज़ से वो चीज़ें बनाएंगे। वीडियोस मिलेंगी इंफॉर्मेशन की,
क्या पूछना चाहते हैं, ज़मीन के हवाले से क्या पूछना चाहते हैं, एटमॉस्फेयर के हवाले से क्या पूछना चाहते हैं, आप ओशंस के हवाले से क्या पूछना चाहते हैं। आपका बच्चा जो उसके जहन में सवाल आता है, उसके जहन में सवाल आता है कि सुनामी क्या है, या उसके जहन में आता है कि सीजन्स क्या हैं, जीपीएस कैसे काम करते हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं। और मैं तो ये समझता हूँ कि वहाँ पे इतनी इंफॉर्मेशन है कि आप जो बड़े हैं उनके लिए वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। वो चीज़ें जो हम निसाबी कुतब हमें प्रोवाइड नहीं कर सकी, आज इंटरनेट पे ये सारे रिसोर्सेज हैं। सो वो जो गेम्स हैं वो बड़ी कमाल हैं। उसमें से एक मार्स के वाले से गेम है, बहुत ही कमाल है। उसमें मार्स में आप प्रोब चलाते हैं, बच्चा चलाता है, तो उसको आइडिया होता है कि एक्चुअली किसी और प्लेनेट के ऊपर आपकी जो स्पेस क्राफ्ट जो रोवर है उसने चलना कैसे होता है, उसको कैसे आप गाइड करते हैं कि डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन पे किस तरह जाना है। इसी तरह एक फ्यूजन के वाले से है कि जो सन एनर्जी पैदा करता है तो वो किस तरह पैदा करता है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है जिसमें कि आपने एक सिंगल प्रोटॉन को फिर सिंगल प्रोटॉन को आपस में टकराते हैं, बिल्कुल एक लाइन में उनको पहले तो करते हैं और गेम है पूरी। और उसके बाद आप जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को एक और सिंगल प्रोटॉन के साथ टकराते हैं, हीलियम 3 पैदा होती है। और हीलियम 3 को आपने बड़ा कमाल तरीके से ऑर्गेनाइज करके आमने सामने लाना होता है। और जब वो टकराते हैं तो फ्यूजन पैदा होता है और आप सक्सेसफुल होते हैं। और ये बड़ी खूबसूरत गेम है। इससे बच्चों को आइडिया हो जाता है कि बेसिकली जो सन है या जो सूरज है वहाँ वो कैसे एनर्जी पैदा कर रहा है, वहाँ पे फ्यूजन न्यूक्लियर फ्यूजन कैसे हो रही है। कुछ गेम्स ये थी जिनका पिछले सेगमेंट में जिक्र किया था। कुछ और गेम्स हैं, मिसाल के तौर पे गो विद द फ्लो है जिसमें ओशियंस हैं। ओशन के नीचे जो है वो कमाल है, कमाल मालूमात है। और बेसिकली गेम ये है कि नीचे खजाना है, सोना है और एक चाबी है, और वो नीचे आपने वो समुंदर की तह में से सोना निकालना है। लेकिन कमाल इंफॉर्मेटिव है। आपको आइडिया होता है कि ओशियन जो है उसके नीचे करंट कैसे फ्लो कैसे होता है, मुख्तलिफ करंट्स किस तरह चलते हैं और अपना करंट आपने किस तरह पैदा करना है वगैरह वगैरह। सो इस हवाले से ये जो गेम है बहुत ही कमाल है। फिर जीपीएस किस तरह काम करते हैं इसके हवाले से बहुत खूबसूरत एक वीडियो ट्यूटोरियल्स भी हैं, गेम्स भी हैं। फिर एक और चीज़ ये है कि हम किसी भी चीज़ को स्पेस में लॉन्च कैसे करते हैं, एस्केप वेलोसिटी किस तरह दरकार होती है, उस एस्केप वेलोसिटी तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। और ये बहुत फैला हुआ कंटेंट है स्पेस प्लेस जो है बच्चों के लिए। गेम्स भी हैं, क्राफ्ट भी है, यूनिवर्स के हवाले से। अब ये जितनी मैंने आपसे चीज़ें शेयर की हैं ये मोस्टली सन या मोस्टली अर्थ के हवाले से हैं। आप यूनिवर्स के हवाले से बहुत कमाल है। इसी तरह मिल्की वे के हवाले से बहुत कमाल मालूमात हैं। इवन साइंस एंड टेक एक अलग से टॉपिक है, उसमें बहुत कमाल है। और जो सबसे अच्छा रिसोर्स है, जो मुझे सबसे अच्छा लगा है, वो एजुकेटर्स के लिए। एजुकेटर्स पे जब भी आप जाएंगे वहाँ पे आपको बेतहाशा PDF फॉर्म में बुक्स मिलेंगी, फ्री हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं, कलरफुल हैं, कमाल हैं। सो जो रिसोर्स है, जो वसाइल हैं, वो इस वक्त आपकी दहलीज पर है। अब इनसे आप फ़ायदा उठाते हैं या नहीं उठाते ये अब आपका मामला है, लेकिन ये तमाम चीज़ें आपको मुहैया है। और ये बच्चों को इनसे रोशनास करवाइए। वो फ्री बुक्स है, वो फ्री रिसोर्स है, ताकि बच्चों के अंदर स्पेस साइंस या खलाक की जो साइंस है उसका शौक़ पैदा हो। और वो जब शौक़ पैदा होगा वो मुकम्मल तौर पे दुरुस्त तरीके से इमेजिन करेंगे चीज़ों को, तो एक कंक्रीट किस्म की बुनियादें बनेंगी और साइंसदान बनने का उनके जो इम्कानात हैं वो कहीं ज़्यादा रोशन हो जाएंगे। और ये मज़ीद रोशन होंगे अगर आप और आपके बच्चे इस सेगमेंट को देखते रहेंगे। और सेगमेंट को कहते हैं खला के उस पार। प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह हमारी आपसे मुलाकात होगी अब कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।